गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने बोरोन के बारे में पढ़ा था कि बोरोन है वो किस रूप में मृदक द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। और अपन ने पढ़ा था क्या इसकी उपयोगिता है, इसकी कमी से क्या लक्षण होते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं जिंक। नेक्स्ट अपना जो 13 नंबर पे क्रम से चले थे उसमें अपना आता है जिंक। प्रत्येक चिन्ह आपको जरूर याद होने चाहिए, 12th क्लास में तो कहने की बात ही नहीं है, ठीक है। देखिए ये क्या है, एक तत्व, इस तत्व का अवशोषण द्विसंयोजक के रूप में, मतलब दो संयोजकता वाला है, Zn+2 के रूप में इसका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और ये तत्व अनेक प्रकार के एंजाइम मुख्यतः कार्बोक्सिलेज, कौन से, कार्बोक्सिलेज, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलेज जो एंजाइमों का मुख्य घटक है, कार्बोक्सिलेज एंजाइमों का क्या है, घटक है। और फास्फोरस के अवशोषण को भी नियंत्रित करता है, किसको, क्योंकि फास्फोरस का जो अवशोषण होगा उसको नियंत्रित करता है कि इसकी उपस्थिति फास्फोरस का अवशोषण ज़्यादा होगा कम होगा, इसको भी नियंत्रण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जिंक के द्वारा किया जाता है। और पादपवर्धी हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में इस तत्व की भूमिका होती है कि पादपवर्धी हार्मोन IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये क्या है, एक पादपवर्धी हार्मोन है जो पादप में वर्धिक को प्रेरित करता है। तो पादपवर्धी हार्मोन जो है इंडोल एसिटिक एसिड, इसके आपके संश्लेषण या ऐसे कह सकते हैं इसके निर्माण में किसका योगदान होता है, जिंक। मान लीजिए इसकी जिंक में उपस्थिति होगी तो इस तत्व का आपके वर्धी हार्मोन निर्माण अच्छे से होगा, नहीं तो इसकी कमी रह जाती है। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होगी। क्या हुआ, ये द्विसंयोजक में Zn+2 आयन के रूप में अवशोषण होता है, ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम का घटक है, ये फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है, ये इंडोल एसिटिक एसिड जिसे पादपवर्धी हार्मोन कहा जाता है आपके इसके संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। अब देखिए न्यूनता के लक्षण, कि भाई इसकी कमी से क्या क्या लक्षण प्रकट होता है उनकी बात कर। देखिए न्यूनता के लक्षण, ठीक है। तो न्यूनता के लक्षण में देखिए सबसे पहले कि पत्तियों में श्वेत उत्तकक्षयी क्षेत्र के धब्बे दिखाई देते हैं, कि पत्तियों में क्या होते हैं, आपके श्वेत रंग के धब्बे बन जाते हैं, उत्तकक्षयी जो उत्तकों के नष्ट होने से बनते हैं। तो पत्तियों में श्वेत उत्तकक्षयी, उत्तकक्षयी का मतलब हो गया उत्तकों के नष्ट होते हुए धब्बे दिखाई देते हैं, उत्तकक्षयी धब्बे के रूप में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका, पौधा स्तंभित या बोना हो जाता है, कि पौधा क्या रहेगा, बोना रह जाता है। कॉमन पॉइंट है, पता आपको, उत्तकक्षयी वाला सब में लिख सकते हैं, इसमें पूरा ऐसे नहीं लिख सकते, श्वेत उत्तकक्षयी लिखते हैं, पत्तियों में उत्तकक्षयी धब्बे बन जाते हैं, सब में लिख सकते हैं आप। एक तो बोनापन वाला, एक आपका हरी माइनता वाला, एक उत्तकक्षयी वाला, ये ऐसे पॉइंट हैं जो आप किसी में भी लिख सकते हैं, कॉमन पॉइंट कह सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। इसके अलावा पत्तियों का आमाप कम में विकृत हो जाती है, ये भी आप सब में लिख सकते हैं कि पत्तियाँ जो होती है आमाप मतलब छोटी हो जाती है, कि भाई पत्तियों का क्या हो जाएगा, आमाप कम हो जाएगा, माप कम हो जाएगा, छोटी रह जाएगी, पत्तियों का आमाप कम व विकृत हो जाती है, विकृत मतलब मुड़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अलग पॉइंट ये आपके जो है आपको याद रखना, बाकी सभी कॉमन पॉइंट हैं कि फ्लोएम में कुर्चना हो जाती है, मेल फॉर्मेशन हो जाता है, फ्लोएम क्या होता है, इसमें संक्रमित हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है ये इसके लिए और MTR समझ लीजिए महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। क्या है कि जिंक की न्यूनता का मुख्य रोग क्या है, लघुपण, पत्तियाँ क्या रह जाती है छोटी। अभी आया तो लेकिन लघुपण पूछा जाता है कि भाई लघुपण, लिटिल लीफ रोग किसकी कमी की वजह से होता है, तो जिंक की कमी की वजह से। ये स्पेशल है, इसका ध्यान रखेंगे, एग्जाम के हिसाब से क्या है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए आप बात करते हैं आगे, सुन लीजिए एक और वापिस कि भाई जिंक जो है ये आपके द्विसंयोजी आयन है, मतलब इसको Zn+2 के रूप में क्या किया जाता है, आपके ग्रहण किया जाता है। और ये जो है आपके कार्बो ऑक्सीलेज का मुख्य घटक है, ठीक है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे कि किसका मुख्य घटक है, कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम का मुख्य घटक है। और ये क्या होता है, आपके फास्फोरस के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये आपके इंडोल एसिटिक एसिड जो पादपवर्धी हार्मोन, इसके संश्लेषण की भूमिका निभाता है। और दो पॉइंट आप याद रखेंगे महत्वपूर्ण, फ्लोएम में कुर्चना
ठीक है, हो जाती है, फ्लोएम संक्रमित हो जाता है और लघुपर्ण पत्तियाँ छूटी रह जाती है। अब इसके आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट तत्व की तांबा या जिसे अपन कॉपर बोलते हैं कि भाई तांबा या कॉपर क्या है, ठीक है, इसकी किस रूप में ग्रहण किया जाता है, क्या कार्य करता है और इसकी कमी से पात्र में क्या रोग हो जाता है उसकी बात करेंगे। देखिए देखिए 14 नंबर पे तांबा या कॉपर की बात करते हैं कि भाई इसका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, जड़ों द्वारा। किस रूप में, क्यूप्रिक, ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है, जड़ों के रूप में, जड़ों के द्वारा। किस रूप में इसका रूप किया जाता है, Cu+2, कॉपर +2 हो तो इसे कहा जाता है क्यूप्रिक। क्यूप्रिक के रूप में क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और मान लीजिए एक, जब इसकी संयोजकता 1 हो तो इसे कहा जाता है क्यूप्रस। क्यूप्रिक और क्यूप्रस दोनों रूपों में इसको क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। और ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है कि जब भी ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की आपके, और अपचयन जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती और घटती है। तो ऑक्सीकरण व अपचयन के अंदर कि भाई ऑक्सीकरण व अपचयन के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, कि भाई ऑक्सीकरण अपचयन में इलेक्ट्रॉन के जो वाहक का कार्य है, इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है, तो ये कौन करता है, कॉपर के द्वारा किया जाता है। तो इसका ये स्पेशल पॉइंट है, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो आपके ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के परिवहन में मुख्य योगदान देता है, तो यही है। फिर है प्लास्टोसाइनिन व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक है कि भाई प्लास्टोसाइनिन अभी पढ़ेंगे अपन, प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें प्लास्टोसाइनिन आता है, ठीक है, उसका क्या कार्य है उसकी बात करेंगे, किस प्रकार से वो आपके फोटोन को लेकर जाता है उसकी बात करेंगे। तो प्लास्टोसाइनिन व साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का क्या है, मुख्य घटक है। और प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में भी करते हो। और प्रकाश संश्लेषण जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, उसमें भी कौन कार्य करता है, कॉपर करता है। इलेक्ट्रॉन वाहक का जहाँ पे भी प्रयोग आए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको किसको याद रखना है, कॉपर को याद रखना है। अब न्यूनता से लक्षण कि वे इसकी कमी से कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, न्यूनता के लक्षण कि वे इसकी कमी से कौन से लक्षण प्रकट होते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए पत्तियों का मुरझाना, मुड़ना, शीर्ष का सफ़ेद पड़ना, देखिए सभी में सामान्य पॉइंट है, ये भी आप सब में लिख सकते हैं कि पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का मुरझाना, मुड़ना व शीर्ष वाले पत्ती का जो शीर्ष वाला भाग है, जो आगे वाला शीर्ष का सफ़ेद पड़ना, आप सब में लिख सकते हैं, कॉमन पॉइंट है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अगला है वो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप याद करेंगे, एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है कि नींबू में न्यूनता से, किसकी न्यूनता से, कॉपर की न्यूनता से, कि कॉपर की, ऊपर लिखा हुआ हेडिंग में से लिखने की आवश्यकता है, मैं तो आपके लिए लिख रहा हूँ, कॉपर की न्यूनता से नींबू में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, शीर्षारंभी रोग। क्या रोग हो जाता है, शीर्षारंभी रोग। ध्यान रखेंगे कि भाई इसे बोला जाता है डाइबैक डिजीज। नींबू में शीर्षारंभी रोग किसकी कमी से होता है, तो याद रखेंगे तांबा या कॉपर। एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ऐसे समझ सकते हैं आप। ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, ऐसे नाम वाले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट तत्व की बात करेंगे, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की बात करेंगे कि मोलिब्डेनम जो है इसकी कमी से ये किस रूप में ग्रहण किया जाता है, ये किस क्रियाओं को करता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है। जो ऊपर अपन पढ़ रहे हैं उसमें अपन ये पढ़ते हैं, 3 पॉइंट पढ़ते हैं महत्वपूर्ण रूप से। पहली बात तो ये मृदा को किस रूप में प्राप्त होता है, दूसरा पढ़ते हैं ये किन का भाग है, मतलब किन में उपयोगी है,
और तीसरा अपन पढ़ते हैं न्यूनता के लक्षण। ये 3 पॉइंट ही डिस्कस करते हैं अपन प्रत्येक तत्व के बारे में, ठीक है। और इन 3 तत्वों में से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बाप, नेक्स्ट पढ़ते हैं मोलिब्डेनम की बात करते हैं। आपके 15 नंबर मोलिब्डेनम, इसको प्रतीक चिन्ह है MO। देखिए मोलिब्डेनम, ये तत्व मृदा में प्राय कम मात्रा में पाया जाता है। ये भाई मृदा में कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इसका अवशोषण पौधे जो है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, किस रूप में इसका अवशोषण किया जाता है? मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में। इस रूप में इसको क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। ये तत्व जो है आपको नाइट्रोजिनेज व नाइट्रेट रिडक्टेज का मुख्य कारक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है। अपने चैप्टर आएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तब अपन मोलिब्डेनम की मुख्य उपयोगिता पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर 2 एंजाइम पढ़ेंगे जो कार्य करेंगे मुख्य रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है, देखो बताता हूँ, समझा देता हूँ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करते हैं। देखिए पहले देख लीजिए पॉइंट बात करके। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजिनेज और क्या होता है आपके? वह नाइट्रोजिनेज व नाइट्रेट रिडक्टेज का मुख्य घटक है। नाइट्रोजिनेज व नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है, का मुख्य कार्य है, मुख्य एंजाइमों में काम आता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान देता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है कि अपन पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कितनी? 78 पॉइंट समथिंग पाई जाती है, इसको 78% पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन पादप सीधे ग्रहण नहीं करते। तो ये नाइट्रोजन जो होती है आपके नाइट्राइड और नाइट्रेट में टूटती है, उस नाइट्राइड को पादप ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन का इस रूप में टूटना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और इसमें कौन योगदान देते हैं? नाइट्रोजिनेज व नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम योगदान देते हैं, जो मोलिब्डेनम की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं। अब देखिए न्यूनता से लक्षण, कि इनकी न्यूनता से क्या लक्षण प्रकट होते हैं उनकी बात करते हैं। न्यूनता के लक्षण देखिए कि पौधे के नीचे की पत्तियां का कुरबुरन इस तत्व की कमी का मुख्य लक्षण है कि नीचे से पत्तियां मुड़ने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, ब्राउन कलर की होने लग जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कुरबुरन कहा जाता है। तो याद ऐसे सीधा लिख लेते हैं कुरबुरन में। कुरबुरन इस तत्व की कमी से उत्पन्न होता है। दूसरा है पत्तियों में हरी माहीनता, सब में लिख सकते हैं। कम पुष्पन, ये भी सब में लिख सकते हैं। हरी माहीनता व कम पुष्पन, फूल कम लगते हैं, सब में लिख सकते हैं। कॉमन पॉइंट लिख देते हैं, कॉमन है, सब में लिख सकते हैं आप किसी के अंदर भी। और अगला है वो सिर्फ मोलिब्डेनम के लिए है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। क्योंकि मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में, किसमें? फूल गोभी में, ठीक है, फूल गोभी में विफ्टेल रोग होता है, जिसमें पौधे की पत्तियां क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। इसमें क्या होता है? पौधे की पत्तियां विकृत, पौधे की पत्ती क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। किसकी वजह से? मोलिब्डेनम की वजह से। अब देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, मैंने आपको इसलिए मोस्ट भी कहा है, एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बाकी तो कॉमन पॉइंट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये पॉइंट किस रूप में ज्ञान किया जाता है, ये भी थोड़ा सा स्पेशल है, ये भी पूछा जा सकता है। तो एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब पढ़ते हैं आगे क्लोरीन के बारे में।
कि अगले तत्व की बात करते हैं क्लोरीन। कि भाई क्लोरीन है किस रूप में ग्रहण किया जाता है, ये क्या कार्य करता है, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी बात करेंगे। देखिए देखिए 60 नंबर क्लोरीन, मतलब अपन 16 तत्व जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके परमाणु क्रमांक नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लोरीन क्या है, देखिए मृदा में ये क्लोराइड आयनों के रूप में उपलब्ध रहता है। किस रूप में? Cl-, जैसे क्या कहा जाता है, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड आयन के रूप में मृदा में अवशोषित होता है, मृदा में पाया जाता है। ठीक है, इसके आगे देखिए कि पौधे इसका सहज अवशोषण कर लेते हैं, आसानी से इसका उपयोग कर लेते हैं। ये तत्व किसी भी जैव रासायनिक घटक नहीं, किसी भी जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इसमें किसी का भी एक घटक नहीं होता है। और कार्य की दृष्टि से इसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट उपापचय तथा विद्युत आवेशों के संतुलन में उपयोगी है। कि कार्य क्या है इसका, तो एक ही कार्य इसका क्या है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, मतलब कार्बोहाइड्रेट के पाचन में और उसको अवशोषित होने में मुख्य योगदान देता है। साथ में क्या कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय व विद्युत आवेशों के, मतलब प्लस माइनस जो होते हैं, विद्युत आवेशों के संतुलन, विद्युत आवेशों के संतुलन में उपयोगी माना जाता है। और इस तत्व की न्यूनता से पत्तियों में चित्तकबरी हरिमाइन तत्व होती है, मतलब ब्राउन ब्लैक कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। तो एक ध्यान में थोड़ा स्पेशल पॉइंट आया, चित्तकबरी हरिमाइनता उत्पन्न होती है। किसकी कमी से? क्लोरीन या क्लोराइड की कमी से। चित्तकबरी हरिमाइनता उत्पन्न हो जाती है और अंत में उत्तक परिणित होता है कि उत्तक नष्ट होता दिखाई देता है और फलों का निर्माण कम होता है। ये कॉमन पॉइंट है, फलों का निर्माण कम होता है। स्पेशल पॉइंट सबसे पहले ये पूछा जाता है, विद्युत आवेशों के संतुलन में कौन सा तत्व योगदान देता है, तो क्लोराइड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बस एक ही पॉइंट इसमें ये उपयोगी, आप एक याद कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन चांसेस नहीं के बराबर है। नेक्स्ट तत्व की बात करते हैं कि कौन सा तत्व आता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, कि नेक्स्ट तत्व की बात करेंगे अपन, उसमें अपन पढ़ेंगे कि निकल की बात करते हैं कि भाई निकल क्या है, किस प्रक्रिया में इसको ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। देखिए बात, देखिए निकल की बात करते हैं 70 नंबर पे। निकल की बात कर, देखिए कि निकल को 1988 में डाल्टन द्वारा अनिवार्य तत्वों में सम्मिलित किया गया। किसके द्वारा? 1988 में डाल्टन द्वारा अनिवार्य तत्वों में शामिल किया गया। अपन पढ़ चुके हैं 17 अनिवार्य तत्व, लास्ट तत्व है। 1988 में डाल्टन द्वारा अनिवार्य तत्वों में शामिल किया गया। और निकल तत्व न तो किसी प्रमुख जैव रासायनिक का घटक है और न किसी कार्य या न्यूनता के प्रभावी जानकारी है, कि ना तो इसके भी ये बता सकते भी कार्बोहाइड्रेट का घटक है, प्रोटीन का है, किसी और का है, वसा का, किसी का घटक है नहीं पता अभी तक। और इसकी कमी से क्या लक्षण प्रकट होते हैं, ये भी अभी जानकारी नहीं है। तो इतना है कि ये एंजाइम यूरिएज का प्रमुख घटक है। कौन से एंजाइम का? यूरिएज एंजाइम का प्रमुख घटक है। यूरिएज एंजाइम का प्रमुख घटक है। जब यूरिएज एंजाइम जो इसका प्रमुख घटक है और
ये संभवतः क्या होता है कि भाई पता कंफर्म नहीं है, लेकिन ये निकिल +2 जो है इस रूप में पौधों को उपलब्ध होता है कि पौधों को इसमें निकिल +2 के रूप में उपलब्ध होता है। ये जानकारी किसके द्वारा है अभी तक, इसके बारे में ये जानकारी अवेलेबल है। अब इसके आगे बात करते हैं कि इसमें आपके एक डायग्राम के द्वारा दे रखा है कि पत्तियों में लक्षण दे रखे हैं येलो कलर में, फास्फोरस की कमी से क्या होता है। ठीक है, तो पूरा सारांश आपके एक डायग्राम के द्वारा समझा रखा है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे लगभग। ठीक है, जैसे अब मैं आपको फास्टली बताऊं तो इसमें देखिए दे रखा है, जैसे बोरोन जो है ऐसे पत्तियां गुच्छों के रूप में लगती है, डंठल तना व फल फटने लगते हैं। सल्फर है नई पत्तियों का रंग हल्का व पीला होने लग जाता है। मैग्नीज से सिराएँ बुरी हो जाती है, अपने पता है जो मेन पॉइंट वो दे रखे हैं। जिंक की कमी से आपके हल्के पीले धब्बे बन जाते हैं, और मैग्नीशियम की कमी से नसें हरी हो जाती है। ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा आप। अब बात करते हैं इसके आगे कि भाई इसके आगे क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसका। देखिए कि भाई अपन खनिज आयंस की इनकी सबकी बात हो गई। अब देखिए कुछ और थोड़ी सी जानकारी है उसकी बात कर लेते हैं। देख लीजिए क्या है कि खनिज पोषकों की, देखिए इसको पहले रफ कर लेते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए कि खनिज पोषकों की न्यूनता से पौधों में उत्पन्न होने वाले जो भी लक्षण हैं, इनकी बारे में जानना अपन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन को पता रहना चाहिए इस तत्व की कमी से क्या लक्षण प्रकट होते हैं। इनकी कमी से क्या होता है कि जो तत्व संचरणशील होते हैं उनकी न्यूनता के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में, कि जो तत्व गतिशील होते हैं, जगह से दूसरे के जा सकते हैं किसी माध्यम के द्वारा, उनके सबसे पहले जो लक्षण होते हैं किन में दिखाई देते हैं, आपके तरुण पत्तियों में दिखाई, आपके सबसे पहले किस में दिखाई देंगे, आपके वे संचरणशील तत्व होते हैं इनकी न्यूनता के लक्षण जो सबसे पहले पुरानी पत्तियों में, और असंचरणशील होते हैं उनके लक्षण किस में दिखाई देते हैं, आपके तत्वों की जो न्यूनता है वो आपके युवा पत्तियों में दिखाई देती है। कि भाई हमेशा लक्षण जो प्रकट होते हैं पादप की पत्तियों में, तो एक तो होती पुरानी पत्तियां, एक होती युवा पत्तियां या अपन जिसे बोलते हैं तरुण पत्तियां। तो किसमें सबसे पहले लक्षण प्रकट होंगे, ये बात हो रही है कि जो तत्व संचरणशील होगा, संचरणशील होगा मतलब जो मूवमेंट करेगा, ठीक है, जो किसी माध्यम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, वो अपने लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों में प्रेजेंट करेंगे। जो तत्व असंचरणशील है, जो गति नहीं कर सकते किसी माध्यम के द्वारा, वो सबसे पहले लक्षण जो है नई पत्तियों में प्रकट करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अपन देखिए संक्षेप में बात करते हैं कि वे किस तत्वों की वजह से कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। देखिए कौन से तत्व संचरणशील है, कौन से संचरणशील है, उनकी कुछ जानकारी उसकी बात कर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन कि भाई अग्रस्त कलिकाओं, सबसे आगे जो कलिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी हरे रंग की पत्तियां बनती है, तो अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनता के लक्षण, न्यूनता के लक्षण किसकी वजह से प्रकट होते हैं, अग्रस्त कलिकाओं से आगे वाली जो छोटी छोटी कलिकाएं बनती है, तो कैल्शियम व बोरोन, किसकी वजह से लक्षण प्रकट होते हैं, कैल्शियम व बोरोन की वजह से। और उसके बाद बात करते हैं अपन कि तरुण पत्तियों की बात करें, कि तरुण पत्तियों में जो लक्षण है, ये अभी बात की थी, किसकी वजह से, असंचरणशील तत्व लिखा देखो तरुण पत्तियों में, तो आपके असंचरणशील तत्वों की वजह से। तो असंचरणशील कौन से हैं, इनकी बात कर देखिए कि भाई असंचरणशील तत्व है, इनकी वजह से लक्षण प्रकट होते हैं। तो असंचरणशील तत्वों कौन कौन आते हैं, तो कॉपर आ गया, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है। इनको क्या माना गया, असंचरणशील है, जो गति नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते हैं। और अगला बच्चा आपके कि जो आपके पुरानी पत्तियों में लक्षण कब प्रकट होंगे, तो पुरानी पत्तियों या पर्णों कह सकते हैं में लक्षण जो है आपके सबसे पहले किसकी वजह से, संचरणशील तत्वों की वजह से हो गए। और लिखा हुआ जैसे संचरणशील तत्वों की वजह से। और संचरणशील तत्वों में किस किस को रखा गया है, NPK आ गया, पहले क्रांतिक तत्व भी बोलते हैं इसने। इसके अलावा मैग्नीशियम आ गया, आपके जिंक आ गया, और मोलिब्डेनम आ गया।
तो ये आपके टोटल कितना हो गया, देखो 3 तो यहाँ 3 6 और 6 4 10, 10 से 2 12 लक्षणों की बात होगी। तो ये आपके क्रियाविधि हो गई भाई, कौन से सबसे पहले मूवमेंट वाले हैं, कौन गति करते हैं, कौन नहीं करते हैं, इनकी बात होगी। ठीक है, अब ये इस पूरी जानकारी होगी, अपन खनिज तत्वों के बारे में पढ़ लिया कि भाई खनिज तत्व कौन से गतिशील होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी बात होगी। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में आपके बारे में पढ़ेंगे अपन खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि के, किस प्रकार से खनिज लवणों का अवशोषण होता है, कौन सी विधि सर्वमान्य है। ठीक है, इसमें अपन निष्क्रिय सक्रिय विधियाँ पढ़ेंगे, इसके अलग अलग सिद्धांत दिए गए वो पढ़ेंगे, इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।